Hello everyone, welcome to another new video of top 500 MCQ of the Code of Civil Procedure 1908. This video is the 25th part, and those who are not watched the previous video, so all the link of previous videos are available in our description box. Please go and watch this video. And in this video we will discuss WS means written statement, set off and counter claim. काउंटर क्लेम, तो ये तीन चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। यानी सबसे पहला तो हम लोग जो है वो लिखित कथन यानी WS को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है सेट ऑफ, जिसे हिंदी में मुजरा कहते हैं, और तीसरा जो है प्रतिदावा यानी काउंटर क्लेम जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपने वीडियो को। लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 366, अ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट is 30 days which may be extended up to 90 days shall be counted from। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टाइम लिमिट दी जाती है WS को फाइल करने के लिए। देखिए जैसे ही कोई वादी जो है अपना प्लेंट लेके आता है, प्लेंट लाता है यानी वाद पत्र दाखिल करता है, तो उसके बाद कोर्ट क्या करता है, दूसरी पार्टी को समन जारी करता है। समन जारी करने के बाद जो दूसरी यानी विपक्षी विरोधी दल है वो क्या करता है, एक WS फाइल करता है यानी रिटन स्टेटमेंट करता है। तो उस रिटन स्टेटमेंट को फाइल करने के लिए जो है वो 30 दिन का समय दिया जाता है जनरली। ठीक है, और अधिकतम जो है वो 90 डेज़ का हो जाता है। कुछ परिस्थितियों में ये 120 दिन तक का होता है, वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो ये जो है 90 डेज़ का होता है। तो ये डेज़ जो है वो काउंट कहाँ से किए जाएंगे, तो ये जो डेज़ हैं वो काउंट किए जाएंगे द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समवन ऑन द डिफेंडेंट, यानी जो प्रतिवादी है यानी जो विपक्षी है वो उसको जब सम्मन की तामील हो जाती है उस दिन से जो है ये 30 डेज और 90 डेज जो है वो काउंट किए जाएंगे। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। अब इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर ये आता है कि जो 30 डेज हैं ये तो एक तरीके से राइट की तरह से है, यानी यहाँ पर जो है डिफेंडेंट को राइट है कि वो विद इन 30 डेज अपना काउंटर एफिडेविट जो है वो कोर्ट में दाखिल करे, यानी अपना काउंटर जो है जवाब जो है प्रतिदावा जो है वो दाखिल करे। अब सेकंड थिंग आती है ये 90 डेज़ का, यानी जो 90 डेज़ तक दाखिल करने के लिए उसको विद कॉज यानी अपना कारण वहाँ पर लिखित करना होगा। और ये 90 डेज़ तक दाखिल करने के लिए ये इट इज़ बेस्ड ऑन डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, यानी न्यायालय का यहाँ पर डिस्क्रिशन होता है। न्यायालय अपनी अगर उसको सही लगता है तो वहाँ पर अलाउ कर सकता है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो वो कारण दाखिल करता हुआ। तीसरा जो है मैं 120 जो बताया वो प्रोविजन में क्लियरली दिया गया है, और इसके लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑर्डर 8 रूल 1, ऑर्डर 8 रूल 1 CPC है, वहाँ पर ये स्पेसिफाई किया गया है। ठीक है, तो जब 90 डेज तक का होता है तो स्पेसिफाई बाय द कोर्ट फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, यानी लिखित में न्यायालय को देना होगा, तभी जो है न्यायालय परमिशन देता है। थर्ड जो 120 तक हम जो बता रहे हैं उसमें क्या होता है, द कोर्ट शैल नॉट अलाउ, पहली बात तो कोर्ट अलाउ नहीं करती, बट वो क्या करती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, अगर वो कॉस्ट लगा देती है यानी कॉस्ट लगाने कर के आधार पर जो है वो अलाउ कर सकती है। तो यानी अधिकतम टाइम जो है किस डेट से मिलेगा, द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समवन ऑन द डिफेंडेंट। सो आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, every allegation of fact in the plaint if not denied specifically except as against the person under disability shall be taken to be। देखिए यहाँ पर पूछा गया, देखिए जब कोई वादी है यानी जो प्लेंटिफ है इंस्टीट्यूट करता है कोई प्लेंट बिफोर द कोर्ट, सो वो क्या करता है कुछ एलिगेशंस लगाता है, एलिगेशन ऑफ फैक्ट, और वो जो एलिगेशन ऑफ फैक्ट हैं उनको डिनाइड किया जाता है। किस में डिनाइड किया जाता है, WS में, यानी रिटन स्टेटमेंट में डिनाइड करता है डिफेंडेंट। और जिन फैक्ट को डिनाइड नहीं किया जाता है दोज फैक्ट्स आर एडमिटेड फैक्ट, यानी वो स्वीकार कर लिए जाते हैं, उन तथ्यों को स्वीकार रहता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 368, द प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक डिनाइल इज प्रोवाइडेड, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बात करता है कि जो प्रत्याख्यान किया जाता है, प्रत्याख्यान जो है यानी सबसे पहली बात है कि जब प्लेंट दाखिल होता है तो उसमें कुछ एलिगेशंस होते हैं, एलिगेशन ऑफ फैक्ट्स, तो उन एलिगेशन ऑफ फैक्ट का जो है रिस्पॉन्स डिफेंडेंट यानी जवाब जो है वो डिफेंडेंट के द्वारा दिया जाता है, तो उसको जो है
WS कहते हैं। तो WS जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये ऑर्डर 8 में है। तो ऑर्डर 8 में जो रूल्स हैं उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ एक प्रोविज़न पूछा गया है स्पेसिफिक डिनाइन, यानी कि जो प्रत्याख्यान किया जाएगा, डिनाइड किया जाएगा, वो कैसा होना चाहिए, वृद्धनिष्ठ होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। तो ये चीज़ कहाँ प्रोवाइडेड की है? सो इट इज़ क्लियरली प्रोवाइडेड इन रूल 3 एंड 5 ऑफ द ऑर्डर 8 ऑफ द CPC। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए, आपको इंपॉर्टेंट है कि आप रूल 1 जरूर पढ़िए, यानी कौन कौन से रूल जरूर पढ़िए। तो सबसे पहला तो रूल फर्स्ट ऑर्डर ऑफ 8, यानी ऑर्डर 8 जो है उसका रूल 1 पढ़िए। दूसरा जो है रूल 3 जरूर पढ़िए, ठीक है। रूल 2 भी एक बेसिक सी बात है, उसमें बताया गया है कि न्यू फैक्ट भी आप जो है WS में दाखिल कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आप जो है रूल 6 का 1 जरूर पढ़िए। यहाँ पर जो है क्लॉज 1 में बताया गया है कि मुजरा जो है वो, यानी सेट ऑफ, यानी मुजरा जो है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज़, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 369। द प्रोविजन रिलेटिंग टू सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1973 आर कंटेन इन। देखिए, सबसे पहली बात हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डर 8। ऑर्डर 8 जो है वो WS सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की बात करता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो है मुजरा और जो है प्रतिदावा के जो उपबंध है वो CPC में कहाँ दिया, और CPC यहाँ पर गलत है, ये हो जाएगा 1908 की CPC। आर कंटेन तो वो कहाँ दिए। सो क्लियरली देखिए, अगर हम सेट ऑफ को देखें तो ये दिया गया है रूल 6 में, सेट ऑफ जो प्रोवाइड किया है रूल 6 में, और काउंटर क्लेम जो है इट इज़ प्रोवाइडेड इन रूल 6A में। सो ये रूल 6A हो जाएगा। अब देखते हैं, यानी दोनों ही रूल 6 में है। अब देखते हैं ऑप्शन यहाँ पर ऑर्डर, या तो ऑर्डर ही पूछा गया है तो बहुत ही सिंपल हो गया। ऑर्डर 7 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, प्लांट है वहाँ पर। ऑर्डर 6 भी नहीं होगा, ऑर्डर 9 भी नहीं होगा, ऑर्डर 8 होगा। सो क्लियरली जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑर्डर 8, ठीक। नेक्स्ट में आते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन रिलेटेड विद सेट ऑफ अंडर सिविल प्रोसीजर कोड। तो सेट ऑफ जो है वो रिलेटेड है किससे? सो क्लियरली प्रोवाइडेड इन ऑर्डर 8 रूल 6, यानी ऑर्डर 8 जो और रूल 6 में प्रोवाइड किया गया है सेट ऑफ। अब आते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है ऑर्डर 8 रूल 5 में क्या है। देखिए, ऑर्डर 8 रूल 5 जो बात करता है वो स्पेसिफिक डिनाइल की बात करता है। तो यानी स्पेसिफिक डिनाइल, यानी जो WS दाखिल किया जाएगा तो वो स्पेसिफिकली डिनाइड करेगा, यानी जो एलिगेशन ऑफ फैक्ट प्रोवाइडेड इन प्लांट में होते हैं उनका जो जवाब दाखिल किया जाएगा वो स्पेसिफिकली डिनाइड का प्रोविजन जो है वो दिया गया है। अभी हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखा था जिसमें रूल 3 और रूल 5 की बात की गई थी, ठीक है। तो ये भी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेट ऑफ कैन बी क्लेम्ड। सेट ऑफ जो है वो क्लेम किया जा सकता है। तो क्या क्लेम किया जाएगा? इन एनी सूट, इन अ रिकवरी ऑफ मनी सूट, इन अ सूट फॉर पोजेशन, इन बोथ A एंड B। देखिए, यहाँ पर जो बात आती है, सेट ऑफ जो होता है वो क्लेम किया जाता है रिकवरी ऑफ मनी सूट में। सो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगर देखिए कोई व्यक्ति आपसे मनी की, यानी धन की बात जो है दावा करता है कि आपके ऊपर मेरा इतना धन है, तो आप भी कह सकते हो कि मैंने आपको उसमें से इतना दे दिया था, या मेरा उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने इतना दिया। तो आप अपना दावा डालते हो जो मनी से संबंधित होता है। तो इसी को सेट ऑफ कहते हैं मुजरा। यानी जैसे किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये दिए और आपने कहा कि मैंने आपको 6,000 रुपये उस चीज़ या 6,000 की कोई वस्तु आपको दे दी थी, तो जो मनी या वो अमाउंट 6,000 रुपये की ट्रीट की गई, तो फिर ये आपके इसमें से कट जाएंगे और 4,000 रुपये का आपका वो जो है प्लेंटिव उसका अमाउंट यहाँ पर शेष रहेगा, अगर कोर्ट अलाउ करती है, परमिट करती है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 372। मार्क द इन करेक्ट प्रिपोजिशन। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट देखते हैं, सेट ऑफ इज ए स्टेटरी डिफेंस टू दी प्लेंटिव्स एक्शन। सो प्लेंटिव का एक्शन क्या होता है? प्लेंटिव का जो एक्शन है वो क्या है? प्लेंट है। और प्लेंट में वो क्या लेके आता है? एलिगेशन ऑफ फैक्ट लेके आता है। तो एलिगेशन ऑफ फैक्ट का जो वो अपने दावे करता है, तो उसको डिफेंस के तौर पे सेटअप में यूज किया जाता है। अब जैसे मनी सूट है, तो मनी सूट में रिकवरी ऑफ मनी के लिए है। तो ऐसी स्थिति में वो मान 10,000 रुपये, जैसे हमने भी एग्जाम्पल दिया, 10,000 रुपये का डिमांड करता है, तो आप 10,000 से कम अमाउंट के लिए डिफेंस ला सकते हैं एज ए सेटअप के तौर पर, यानी 8,000, 9,000 या 6,000, जो भी आप लेके आते हैं, मगर वो 10,000 से कम होगा।
तो ये चीज़ जो है सेटअप में होती है, यानी मुजरे में। अतः वेयर अ काउंटर क्लेम इज क्रॉस एक्शन, जबकि काउंटर क्लेम जो होता है इसका नेचर एकदम प्लेंट की तरह होता है और प्लेंट की तरह ही सारे कंटेंट होते हैं। तो इसमें क्या है कि ये आप जो है जो प्लेंट में दावा किया उससे अधिक दावा भी आप काउंटर क्लेम में कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ये क्रॉस एक्शन है, ये एक डिफेंस के तौर पे काम होता है सेटअप का, जबकि सेटअप कभी भी जो अमाउंट प्लेंटिफ ने प्लेंट में मांगी है उससे ज़्यादा नहीं होगी, जबकि काउंटर क्लेम में उससे ज़्यादा की भी मांग की जा सकती है, उससे बड़ा दावा किया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेटअप एंड काउंटर क्लेम अराइजेज आउट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग हियर। सेटअप और काउंटर क्लेम जरूरी नहीं कि वो सेम ट्रांजेक्शन से ही पैदा हुए उत्पन्न हुए हो, अलग अलग ट्रांजेक्शन भी हो सकती है। सो यहाँ पर आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 हो सकता है। ये नेक्स्ट देखते हैं, सेटअप शुड नॉट बी बार्ड ऑन द डेट ऑफ सूट, तो बिल्कुल सेटअप जो है वो नहीं रोका जाना चाहिए डेट ऑफ सूट पे, वाइल जबकि काउंटर क्लेम शुड नॉट बी बार्ड ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट, यानी जिस दिन रिटन स्टेटमेंट फाइल हो रही है उस दिन जो है काउंटर क्लेम को नहीं रोका जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द क्लेम ऑफ सेटअप कैन नॉट बी एक्सीड द प्लेंटिव्स क्लेम वेयर एज काउंटर क्लेम कैन बी एक्सीड दी प्लेंटिव्स क्लेम। तो क्लियर है यहाँ पर, यानी जो सेटअप यानी मुजरा है वो कभी भी प्लेंटिव की क्लेम से अधिक नहीं हो सकता, जबकि काउंटर क्लेम में वो प्लेंटिव के क्लेम से अधिक हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोथ सेटअप एंड काउंटर क्लेम कैन नॉट एक्सीड द पिक्यूनरी जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी जो धन संबंधी न्यायालय का क्षेत्राधिकार है उससे सेटअप और काउंटर क्लेम अधिक नहीं हो सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक है ये। तो यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी सही है, सेकंड यहाँ पर रॉन्ग है। सो आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली सेकंड। एक चीज़ आती है, देखिए जो सेटअप होता है इसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट का ही दावा किया जाता है, ठीक है, जबकि अगर हम लोग पढ़ें ऑर्डर 20 रूल 19 के क्लॉज 3 में, सो यहाँ पर जो है अनसर्टेन अमाउंट जो है, यहाँ पे सर्टेन अमाउंट होगी और यहाँ पे अनसर्टेन अमाउंट जो है उसका क्लेम किया जा सकता है एज सेटअप के तौर पे, ठीक है, अनिश्चित अमाउंट होगी, जबकि यहाँ पर जो है और रूल 6 में ये सर्टेन अमाउंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन अ रिटन स्टेटमेंट अ डिफेंडेंट कैन क्लेम, तो डिफेंडेंट क्या क्लेम कर सकता है, सेटअप भी कर सकता है, काउंटर क्लेम भी कर सकता है। तो ठीक है, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। और बल्कि सेटअप कहाँ पे दिया है, तो रूल 6 है और ये रूल 6A में दिया है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, तो दोनों ही कर सकता है, यहाँ एंड का है और या फिर एक या दो, तो क्लियर है यहाँ पर दोनों का क्लेम वो कर सकता है एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 374, SUB on a bill of exchange for ₹500 we hold a judgment against A for ₹1000, the two claims being both definite pecuniary demand may be set up, the illustration is given in। तो देखिए यहाँ पर A जो है वो उस पर दावा लाता है 500 रुपये का और बी के पास पहले से ही उसके विरुद्ध जो है 1000 रुपये का जजमेंट रखा हुआ है कि 1000 रुपये आपको पेमेंट करना है। तो ये क्या है, एक तरीके से सेटअप है, इसका 1000 रुपये का दावा और ये अपना 500 रुपये का उसके ऊपर दावा कर रहा है, तो ये पहले से सेटल्ड है, जजमेंट इसके पास है। तो क्लियर है यहाँ पर ये जो है सेटअप होगा, सेटअप का एक प्रकार है, मुजरा है ये। तो ये इलस्ट्रेशन कहाँ पर दिया गया है, सो ये जो इलस्ट्रेशन दिया गया है ये प्रोवाइड किया गया है इलस्ट्रेशन बी में, और ये दिया है ऑर्डर 8 रूल सी का इलस्ट्रेशन शायद डी है, एक बार आप देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेटअप कैन बी, देखिए सेटअप जो है यानी जो मुजरा है वो दो तरीके से हो सकता है, लीगल सेटअप और इक्विटेबल सेटअप, तो दोनों ही होगा। सो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 376, अंडर ऑर्डर 8 रूल 6 CPC सेटअप में बी परमिटेड इफ, देखिए ऑर्डर 8 रूल 6 में सेटअप कब परमिट किया जाएगा, तो ये तभी परमिट किया जाएगा जब सेटअप जो है क्लेम्ड बाय द डिफेंडेंट इज सर्टेन सम ऑफ मनी, जब एक निश्चित मात्रा में धन की मांग करेगा तभी जो है
यहाँ पर ऑर्डर 8 रूल 6 में सेटअप जो है वो क्लेम कर सकता है, उसको अनुज्ञा दी जाएगी, परमिट किया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो अमाउंट होगी वो सर्टेन होगी। जबकि अगर हम लोग ऑर्डर 20 रूल 19, सो रूल 19 का क्लॉज 3 देखेंगे तो क्लॉज 3 में क्या है, अनसर्टेन अमाउंट की बात की है, यानी जो यहाँ पर जो क्लेम होगा वो सर्टेन अमाउंट के लिए होगा, जबकि यहाँ पर एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट की यानी मनी की जो है उसके लिए क्लेम करेगा। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 377। ए एंड बी स्यू सी फॉर रिकवरी ऑफ ₹1000, यानी ए और बी ने सी पर बात लाया कितने, 1000 रुपये के लिए। सी हैज़ डेप्ट ड्यू टू हिम बाय ए अलोन। सी जो है उसका कुछ पैसा जो है सिर्फ ए पर बाकी है। सो हेयर सी कैन, क्या सी यहाँ पर मुजरा करा सकता है? तो बिल्कुल यहाँ पर सी जो है वो मुजरा नहीं करा सकता है। कैन नॉट सेट अप डेप्ट ड्यू टू हिम बाय ए अलोन। सो ये कहाँ पर प्रोवाइड किया गया है? सो ये इलस्ट्रेशन से रिलेटेड है, यानी अगर हम ऑर्डर 8 रूल 6 पढ़ेंगे तो उसका इलस्ट्रेशन जो है जी। तो अगर सेटअप को अच्छे से समझना है तो आप लोग जो है इलस्ट्रेशन सभी पढ़िएगा जो भी यहाँ पर ऑर्डर 6 में दिए हैं, तो उससे आपको सेटअप के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। देखिए सेटअप जो होता है एक मनी क्लेम होता है और वो हमेशा जो भी प्लांट में क्लेम किया उससे कम होगा, यानी जो मनी प्लांट लेके आया गया है रिकवरी ऑफ मनी के लिए तो उससे हमेशा सेटअप की अमाउंट कम होगी, ये तय है, और ये एक सर्टेन अमाउंट होगी ऑर्डर 6 में, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वो क्लेम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 378। द प्रोविजन रिलेटेड टू काउंटर क्लेम इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर CPC 1908, यानी काउंटर क्लेम से संबंधित प्रोविजन तो क्लियर हम लोग उसको डिस्कस भी कर चुके हैं। कहाँ पे दिया है? ऑर्डर 8 रूल 6A में दिया है, ठीक है। सो देखते हैं ऑर्डर 8 रूल 6A। सो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 379। इफ एनी केस इन विच द डिफेंडेंट सेट अप काउंटर क्लेम, यानी किसी मामले में डिफेंडेंट का सेटअप और काउंटर क्लेम जो है द सूट ऑफ प्लेंटिव इज स्टे डिसकंटिन्यू और डिसमिस बाय द डिसमिस्ड द काउंटर क्लेम, यानी जो प्लेंटिव का सूट है या तो स्टे कर दिया गया या डिसकंटिन्यू हो गया है या डिसमिस कर दिया गया, जबकि उसी केस में डिफेंडेंट ने एक सेटअप और काउंटर क्लेम किया है तो उसके काउंटर क्लेम की क्या स्थिति रहेगी? तो इस देखिए सिंपल सी बात है, अगर सूट डिसमिस हो भी गया है, प्लांट डिसमिस हो गया है तो काउंटर क्लेम जो है और सेटअप तब भी वहाँ पर आगे बढ़ते रहेंगे, यानी वो तब भी वहाँ पर मौजूद रहेगा, क्योंकि जो काउंटर क्लेम होता है उसका नेचर कैसा होता है? एज अ प्लांट होता है, तो उसका जो नेचर है वो प्लांट की तरह होता है, उसके सारे कंटेंट भी प्लांट की तरह ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेवरदलेस टू बी प्रोसीडेड विद, यानी वो आगे भी चलता रहे, आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 380। विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद सब्सिक्वेंट प्लीडिंग इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो देखिए सब्सिक्वेंट प्लीडिंग जो है वो CPC में कहाँ पर दी गई है? तो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग जो है वो प्रोवाइडेड की है ऑर्डर 8 रूल 9 में। ऑर्डर 8 रूल 9 जो है उसमें सब्सिक्वेंट प्लीडिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और बाकी ऑर्डर 4 रूल 13 तो वहाँ पर प्रोवाइड ही नहीं है, ठीक है। ऑर्डर 8 में रूल या हुआ 2 ही रूल। तो बाकी ऑर्डर 6 रूल 10, ऑर्डर 6 जो है और रूल 10 जो है वो मेलाइस नॉलेज एक्सेट्रा के बारे में बताया गया, जबकि ऑर्डर 10 रूल 22, तो ऑर्डर 10 रूल 22 भी वहाँ पर प्रोवाइडेड नहीं है, जबकि ऑर्डर 10 किस लिए होता है? एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय दी कोर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये ऑर्डर 4 जो है ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। ऑर्डर 4 में क्या होता है? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट दिया जाता है, तो 2 रूल है वहाँ पर, ये यहाँ पर गलत। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले 15 क्वेश्चन को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।